चलिए चलिए सभी लोग लिखिए अध्याय का नाम। अध्याय 2 बहुपद। जल्दी जल्दी से लिखो। तो बहुपद के विषय में आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बहुपद देखिए, सबसे पहले हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ना है उसके विषय में तो पढ़ेंगे ही। पहले इसका जो परिचय देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उसकी परिचय ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा मोड़ा बताने की जरूरत है कि बहुपद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग बहुपद पढ़े हैं ना, पहले तो पढ़े, 9वीं क्लास में पढ़े, 8वीं क्लास में पढ़े, तो बहुपद तो सभी लोग लगभग पढ़े होंगे। तो बताओ तो रामानंद खड़ा होकर के बहुपद किसे कहते हैं? खड़ा हो जल्दी से, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद देखिए ये परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन आपका परिचय तो होना चाहिए ना। तो आप लोग पढ़े हो तो उसको तो नहीं बता दो। वैश्विक संख्या जो चल राशि प्लस माइनस करके दिया है बताइए। तो बता रहे उसका क्या नाम है? परमानंद। बहुपद एक से अधिक व्यंजक जब प्लस या माइनस से जुड़ते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए, तो बहुपद सबको समझ में आ रहा है, सबको याद नहीं होगा परिभाषा, इसीलिए उन लोग से पूछे कि वो लोग याद करके रखता है। और बाकी लोग तो बस जिधर को बैठने आते हो बैठ के चले जाते हो, लेकिन बैठ के जाने से नहीं होगा, आपको जो है याद करना होगा। याद कीजिएगा तब जा करके ये जो है लगेगा कि हम लोग कुछ जानते हैं, और नहीं तो आइए और बैठ के जाइए। आप लोग जो है जितने भी होमवर्क देते हैं आप लोग पूरा ही नहीं करते हैं, याद ही नहीं करते हैं। तो क्या करें हम? याद सब लोगों को करना है। याद रहेगा तो लगेगा कि हम लोग कुछ जानते हैं, गणित में जानते हैं, विज्ञान में जानते हैं, या कोई भी विषय में। और बिल्कुल याद नहीं करेंगे, जैसे ये लोग है आगे वाला पंक्ति वाला तो एकदम खत्म है। इन लोग के तो कोई चीजें ही याद नहीं रहता है, ना तो मैथ का याद रहता है, ना तो साइंस का याद रहता है। तो गड़बड़ है, आप मेहनत नहीं करते, याद नहीं करते हैं। चलिए सबसे पहले जो है ना बहुपद लिख लेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बस ज्यादा नहीं लिखना है। व्यंजक जब व्यंजक धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों से आपस में जुड़ते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं, लिख लीजिए। जब व्यंजक धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों से आपस में जुड़ते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। जब व्यंजक धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों से आपस में जुड़ते हैं तो उसे बहुपद कहते हैं। अब कितना के लगेगा कि व्यंजक क्या होता है? व्यंजक तो जान ही नहीं रहे हैं। तो जो लोग नहीं जान रहे हैं ना, वो लोग 8वीं 7वीं में फिर से एडमिशन करा लो। इस 10वीं में पढ़ने से कोई जरूरी नहीं है। और ऐसे बता दे रहे हैं कि जब देखो कोई अचर और चर राशि आपस में मिलता है तो उसको व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, चर और अचर के मेल से जो राशि बनता है उसको क्या बोलते हैं? व्यंजक। जैसे कि 7 एक से चर राशि है, माने 7 एक अचर है और एक चर है, दोनों आपस में मिल गया तो क्या बन गया? एक व्यंजक बन गया। अब देखिए इसके प्रकार की बात करते हैं हम लोग। बहुपद समझ में आ गया कि धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह के साथ आपस में व्यंजक जब मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। और बहुपद उदाहरण की बात करें, उदाहरण लिख लेना। उदाहरण जैसे 2x + 1, 3x + x। उदाहरण लिख लीजिए सब, ये सब व्यंजक जो बहुपद का उदाहरण है। t² + t² - 4, ये सब क्या है?
एक ई व्यंजक है, सब व्यंजक माने व्यंजक आपस में जो है जब प्लस माइनस में कुछ में जुड़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है बहुपद। अब जो है बहुपद का प्रकार की बात कर लेते हैं। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार में समझना है आपको कि पहले इससे पहले थोड़ा सा रुक जाओ। देखो इस और बहुत इसमें कितना का नहीं पता चलता होगा कि जैसे मान लो कि 2x एक बहुपद है ना, तो x को चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? चर राशि है, चर राशि जैसे है वैसी बोर्ड पर से छाप लेना। इसको बोला जाता है अचर राशि, अचर राशि, संख्या को अचर राशि, और जो x y z ABCD जो भी लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? चर राशि। और देखिए इसमें x का कोई गुणनांक पूछे, x का गुणनांक, x का गुणनांक कितना होगा, तो x के साथ जो गुना में रहेगा, चाहे चर राशि के साथ जो भी गुना में रहता है उसको गुणनांक कहलाता है, चिन्ह के साथ। तो प्लस रहेगा तो प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन माइनस रहता है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो x का गुणनांक कितना हुआ? 2 हुआ। तो ये सब जो है आपको याद होना चाहिए, पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा है। और अब देखिए बहुपद का प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जो है, अब पद के आधार पर पहले बात करेंगे। पद के आधार, पद के आधार पर, तो पद के आधार पर होता क्या है? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें एक पद हो। ज्यादा डिटेल नहीं लिखेंगे, बहुत पहले लिख चुके हैं आप लोग, ठीक है, कॉपी में देख लेना। इसको बस रिवीजन करा रहे हैं आपको कि बहुपद के विषय में और ये सब भी बातें होता है। तब एक पदी बहुपद, तो एक पदी बहुपद किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो, जिसमें केवल एक पद होता है उसको क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। जैसे मान लो कि 2x, तो इसमें एक ही पद है, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। उदाहरण अगर देखोगे तो उदाहरण लिखते चलना। उदाहरण जैसे 2x एक पदी बहुपद का उदाहरण है, -3y एक पदी बहुपद का उदाहरण है सब। फिर दूसरा का द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, जिसमें 2 पद हो, जिसमें 2 पद हो उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए 2x + 1, ये कैसा बहुपद है? द्विपदी बहुपद है। मान लीजिए कि 3y प्लस चाहे माइनस कुछ भी लेते हैं 2, तो ये कैसा बहुपद है? द्विपदी बहुपद है। और एक उदाहरण ले लेते हैं, x + y, यह एक बहुपद है। तो कैसा बहुपद है? द्विपदी बहुपद है। लिखिए जल्दी जल्दी से। तीसरा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो। जैसे 2x मान 2x² प्लस मान लो x + 1 -x + 1, ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद का उदाहरण हो गया, त्रिपदी बहुपद का उदाहरण हो गया। और एक आगे लिख लेते हैं, जैसे x² प्लस 5x + 6, ये क्या हो गया? द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद का उदाहरण हो गया। लिखिए जल्दी जल्दी से। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। अब चतुर्थ पदी होगा कि नहीं? होगा, लेकिन उधर नहीं पूछा जाता है, त्रिपदीय तक पढ़ना है, ठीक है।
तो पांचों पद वाला होगा, तो वो सब नहीं पढ़ना, बस इतने पढ़ना है आप लोगों को, ज्यादा नहीं। पद के आधार पर सबको बहुपद समझ में आ गया? सब लोग लिख लिए थे? किसका किसका छूट गया वो बताओ। छूट गया तो क्यों नहीं बोले कि मेरा छूट रहा है? सोनम कुमारी, बहुत गलत बात है। आप पढ़ने आते हैं तो यहाँ बोलना है, चुपचाप एकदम नहीं रहना है, बोलने सीखिए। क्वेश्चन आए चाहना है, लेकिन बोलने सीख जाइए, बस हो जाएगा पास घाट। अगला देखिए, जो है अब घात के आधार पर, अब घात के आधार पर तो नहीं याद करना है, ये जरूरी वाला है। घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिसमें वैसा बहुपद, परिभाषा लिख देते हैं, वैसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं, लिखिए जल्दी जल्दी से। वैसा बहुपद जिसके चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। लिख लिए सभी लोग? जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2x, तो यहाँ पर चर राशि x है ना, तो इसलिए कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। पद नहीं गिनना है कि पद कितना है, पद से कोई माने मतलब नहीं है। ये कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। चर राशि देखना कि इसमें चर राशि कौन है, तो चर राशि x है। चर राशि किसको कहते हैं माने चर राशि क्या किसे कहते हैं? तो वैसा राशि जिसका मान बदलते रहता है उसको चर राशि। जैसे अल्फा बीटा गामा ABCD Z तक, चाहे कुछ भी ले लें। चलिए और लिख लेते हैं। ये सब भी रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर राशि जो भी देखो उसका घात कितना है? 1 है। एक छिपा हुआ घात ऐसे लिखा रहता है, तो ये छिपा हुआ है इसमें। अब लिखना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अब देखो पूरा डिटेल नहीं लिख रहे हैं, तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग परिभाषा ना कई बार कॉपी में लिखाया हुआ है। तो अब जो है आपको रिवीजन के हिसाब से लिखा रहे हैं। जैसे द्विघात बहुपद, तो चर राशि का अधिकतम घात यहाँ लिख देते हैं। जब चर राशि का अधिकतम घात 2 हो। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है। क्या द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? तो जब चर राशि का अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, तो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x नहीं करते हैं यहाँ पर, -x कहते हैं, -x + 1। तो ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और लिख देते हैं उदाहरण, जैसे x स्क्वायर प्लस 4x + 4। ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर राशि इसमें x है ना, तो चर राशि का अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसका 1 है, इसका 2 है, तो अधिक से अधिक जो घात रहता है उसको लेना रहता है कि अधिकतम घात कितना है। तो चर राशि का अधिकतम घात रहता है, वही उस बहुपद का घात कहलाता है। ये बहुपद का घात कितना है? तो चर राशि यहाँ है, यहाँ है, तो देखिए कि इसका घात कितना? 1 और इसका घात 2,
तो अधिक से अधिक 2 है ना, तो इसलिए इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। द्विघाती बहुपद है। समझ में आ गया सब लोगों को। त्रिघाती बहुपद की बात करते हैं हम लोग। त्रिघाती बहुपद, अंग्रेजी में घात को क्या बोलते हैं, बहुपद, बताइए। डिग्री बोलते हैं ना, तो हाँ डिग्री। तो देखिए त्रिघाती बहुपद क्या होता है, जब चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे x³ + x² + x + 1, ये कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि चर राशि यहाँ भी, लेकिन इसका घात 1, इसका घात 2, इसका घात 3, तो ये कैसा घाती है, त्रिघाती बहुपद है। समझ में आ गया सब लोगों को कि त्रिघाती बहुपद, तो 3 घात, चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो उसको त्रिघाती बहुपद। ये 9वीं क्लास में ये सब पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग ना 9वीं क्लास, 10वीं क्लास में आ गए थे, ये सब रिवीजन कर रहे थे, समझिए। तो अब जो 10वीं में पढ़ना उसके हिसाब से अब हम लोग समझेंगे, इतना तो 10वीं में था। कोई पूछ देगा 35 घाती बहुपद का एक उदाहरण दीजिए, तो 35 घाती बहुपद का उदाहरण दे सकते हैं कि नहीं, अभी 9वीं का एग्जाम देना बाकी है, तो 35 घाती बहुपद का उदाहरण दे सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसे y के पावर 35 या 25, जितना लिखा रहेगा घात, 35 घाती बहुपद हो गया। कोई कहेगा कि 100 घाती बहुपद आप बताइए हमको, चलिए कोई बात नहीं, 100 घाती है, 100 घाती बहुपद। अभी नहीं ना कहा कि एक टर्म की, मैंने एक टर्म में लिखिए कि 2 टर्म में लिखिए कि कै पद में, खाली x के पावर 100 लिख दिए तब हो गया 100 घाती बहुपद। समझ में आ गया। ऐसे कोई मत होशियारी कर देना, तो गड़बड़ होगा कि 100 और x लिख देना, ये रैखिक बन जाएगा। घात के जगह पर आपको वहाँ जितना घात कहेगा उतना लिखना है। समझ में आ रहा है सब लोग को ना। चलिए ये जो कहानी समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें बहुत लोग समीकरण और बहुपद में अंतर नहीं समझ पाते हैं, कि समझ पाते हैं, लिख लिए थे सभी लोग ना। हाँ, अब जो है थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं समीकरण और बहुपद में अंतर, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जानना तो बेसिक पॉइंट बहुत जरूरी है। बहुपद माने चलो ठीक है लिखते हैं, बहुपद और समीकरण। लिखना नहीं है, चाहे लिखना होगा तो बताएंगे। समीकरण देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो इसमें जो है केवल एक पक्ष होता है, इसमें जो है जब कि इसमें 2 पक्ष होता है। लिखिए आप लोग लिखिए लीजिए, गड़बड़ा जाता है नहीं तो। समीकरण और बहुपद में अंतर यही है कि इसमें केवल एक पक्ष होता है, इसमें 2 पक्ष होता है। इसमें जो है अंतर इतना ही है, इसमें बीच में बराबर का चिन्ह होता है, उसमें जो है इसमें पहले बराबर का चिन्ह होता है, जबकि इसमें बीच में LHS और RHS, इसमें LHS और RHS के बीच में बराबर के चिन्ह होता है। लिखिए जल्दी जल्दी से। केवल इसमें एक पक्ष होता है, उसमें कितना पक्ष होता है, 2 पक्ष होता है। कौन कौन, LHS और RHS।
इसमें क्या होता है, पहले बराबर के चिन्ह देते हैं, जबकि इसमें क्या बराबर का चिन्ह कहाँ लगाते हैं, तो बीच में लगाते हैं, LHS और RHS के बीच में। कितना लोग को ना पूरा 10वीं 12वीं पास हो गए और समीकरण और बहुपद में अंतर नहीं बुझाया कि समीकरण किसको कहेंगे और बहुपद किसको कहेंगे। तो बस यही ध्यान रखना है कि इसमें बड़ा LHS RHS दो होता है, इसमें LHS RHS कुछ नहीं, एक पक्ष केवल होता है। बराबर का चिन्ह इसमें शुरू में लगा देते हैं, बराबर का चिन्ह इसमें कहाँ लगाते हैं, बीच में लगाते हैं। और इसको हल करते समय एरो का चिन्ह या ये सब इसको लिख लेना है। इससे हल करते समय, इसे हल करते समय शुरू में पद के शुरू में, अच्छा पद कहो या टर्म पद नहीं, इसे हल करते समय एरो या का चिन्ह लगाते हैं। देखिए जल्दी जल्दी से तनी उतारिए तो, और नोट तनी खूबसूरत बनाइएगा आप लोग, इसीलिए ये सब आपको बेसिक बातें बता रहे हैं कि नोट कॉपी में कम से कम आपका ये सब दिखाई दे, लगे कि तनी बहुत बढ़िया पढ़े हैं। हर चीज़ हमारे कॉपी में नोट है, और नहीं तो हम चाहते तो जहाँ से किताब में स्टार्ट है वहीं से बताते, दिक्कत नहीं था। लिख रहे हैं सभी लोग, जल्दी जल्दी से तनी लिखिए, टाइम का भी ख्याल करना है। डेल्टा चलिए लिख लिए सभी लोग। एक प्रश्नावली तो कम से कम पढ़ के जाना होगा, तब ना समझ में आएगा कि हाँ पढ़े हैं। देखना अभी प्रश्नावली 2.1 आपको 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। लिख लिए सभी लोग ना। अब देखो, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं ना वो 10वीं से है, ठीक है, और 9वीं में भी है, लेकिन अब 10वीं में उसको जरूरी है, इसलिए यहाँ से एकदम मैंने कहो ना कि इम्पोर्टेंट बात अब चल रहा स्टार्ट होता है। वो तो बेसिक था, बेसिक नहीं समझ में आ जाता आगे एकदम समझ में भी नहीं करेगा, लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा वो वाला समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है पहले लिख लेना है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो किसी बहुपद में चर राशि का वैसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, उसे बहुपद, उस मान को लिखना, चर राशि के उस मान को बहुपद के शून्यक कहते हैं। शून्यक कहते हैं, देखिए जल्दी से। शून्य क्या होता है, तो किसी बहुपद में चर राशि का वैसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, चर राशि के उस मान को बहुपद के शून्य कहते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी से।
आज पुष्पा की तबीयत ठीक है ना, कि तबीयत खराब है पुष्पा? बताओ, आज कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है ना तबीयत पुष्पा? नहीं बोल रही है, क्या बात है? बोल रही है क्या रे? चलिए लिख लिए सभी लोग। सुनिए, सबको समझ में आ गया कि कोई बहुपद है, जैसे समझ लेते हैं, लिखना नहीं है, समझ लेना। जैसे मान लो कि 2x + 1 एक बहुपद है ना। अब x का मान क्या रखे कि इसका मान जो है पूरा 0 हो जाएगा। तो x के जगह पर अगर हम लोग देखिए, अगर ये रखते हैं x के जगह पर -1/2 रखते हैं, कितना रखते हैं? -1/2। तो देखना इसका हल कितना आएगा। x जगह पर -1/2 रख दिए +1, तो 2 का 2, 2 का 2, 1 से +1 कितना हो गया? 0। तो x का मान जो हम लोग रखे ना -1/2, तो यही इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्य का कहलाएगा। तो आप लोग 8वीं क्लास में बहुत सारा, 9वीं क्लास में बहुत सारा शून्य ज्ञात किए हैं, इसलिए वहां पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ दूसरा चीज पढ़ना है। क्या बात पढ़ना है कि देखिए, रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, और त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। घात जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे शून्यकों की संख्या बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब मेरा है कि रैखिक बहुपद रहेगा तो उसमें चर राशि का केवल एक ही वैसा मान होगा जिससे कि बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। फिर द्विघात बहुपद रहेगा, तो द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 ठे वैसा मान रहेगा एक चर राशि का, जिससे कि बहुपद का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और त्रिघात रहेगा तो 3 ठे शून्यक रहेगा। समझ में आ रहा है सब लोगों के कि घात जितना रहता है उतना ही किसी बहुपद का शून्यक रहता है। 4 घाती बहुपद रहेगा तो उसके शून्यकों की संख्या कितना रहेगा? 4 रहेगा। द्विघाती बहुपद रहेगा तो उसके शून्यकों की संख्या कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो जो है ये आपको लिखाना पड़ेगा या कि आपको याद रहेगा? कहो कि हम लोग के तरह लिख दीजिएगा तब पर भी, नहीं लिखिएगा तब पर भी, याद तो करना नहीं है, लिख लो नोट करके। नोट लिखना है, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके घात जितना होता है उतना ही होता है। चलिए लिखिए, ये अपने भाषा में कहीं परिभाषा नहीं लिखल है, और कहीं पढ़ने के लिए अनुभव से पता चलता है। धीरे धीरे पढ़िएगा ना तब पता चलता है कि वो ऐसे होता है, नहीं तो कहीं ये सब लिखल नहीं है। लिख लिए सभी लोग, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके घात जितना होता है उतना ही होता है। जैसे द्विघात रहेगा तो उसका 2 गो शून्यक होगा, त्रिघात रहेगा तो उसका 3 गो शून्यक होगा, रैखिक रहेगा तो उसका शून्यक क्या होगा? 1 होगा। सबको समझ में आ गया? अब देखिए, ये लिख लिए हैं सभी लोग? सब लोग लिख लिए हैं। तो अब देखिए, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही आलेख बनाया, ठीक है, इसको आलेख बोलते हैं। यहाँ पर 0,0 होता है ना। अब देखिए एक आलेख इसमें ऐसे खींचे, ऐसे आलेख खींचे, माने इस निर्देशांक ज्यामिति बनाया और इसमें एक ऐसे लाइन खींच दिया, ये आलेख कहलाएगा। ठीक है, तो आलेख कहलाएगा। तो इसमें px के शून्यकों की संख्या पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है px के शून्यकों की संख्या बताइए। तब px के शून्यक, जैसे कि px बराबर 1 से लेकर के एक बहुपद है, उस बहुपद को लेकर के एक ग्राफ खींचा जाता है, और उस ग्राफ में जो है px के शून्यकों की संख्या पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या रहता है आपको लिख देते हैं यहाँ पर, प्रश्न लगता है px के शून्यकों की संख्या लिखें। px के शून्यकों की संख्या लिखें। ठीक है,
तब px के शून्यकों की संख्या लिखे तो क्या लिखना रहता है इसमें, हल क्या है, हल क्या है इसमें, तो देखिए px x यहाँ लिखा हुआ है ना, तो x लिखा हुआ है तो देखना है कि x अक्ष को कई बार जो है ग्राफ काटा हुआ है, ये ग्राफ के द्वारा जो है कई बार x अक्ष कटा हुआ है, तो एक बार यहाँ पर कटा हुआ है और एक बार यहाँ पर कटा हुआ है, तब px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना px के शून्यकों की संख्या 2, संख्या 2 है, संख्या कितना है 2 है। ये आलेख को देखना है कि एक अक्ष को कई बार काटा है, तो एक अक्ष को कई बार काटा, एक यहाँ काटा एक यहाँ काटा, 2 बार काटा है ना। y अक्ष पर आपको ध्यान नहीं देना, एक अक्ष पर ध्यान देना है, तो एक अक्ष पर जो है कई जगह काटा है, 2 जगह काटा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ई वाला को x अक्ष बोलते हैं, तो इसलिए इसमें px के शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसलिए पहला का जैसे मान लो कि हम यहाँ पर ई बना दिए, ये पहला था, ये पहला था, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन और देते हैं, इसमें px के शून्यकों की संख्या बताइए, तो इसमें देखो तो एक अक्ष एको जगह कटा नहीं कटा, तो px के शून्यकों की संख्या कितना, इसका जो है इसका दूसरा का सॉल्व यहाँ पर पहला का सॉल्व लिख दिए, दूसरा का सॉल्व px के शून्यकों की संख्या कितना 0 है, 0 है, इसलिए 0 है। समझ में आ गया सब लोगों को। और एक बना देते हैं ताकि गड़बड़ाना नहीं, और देखना है एक बना दिए, तीसरा अब तुम लोग को अभी बताना है, हम नहीं बताएंगे। इसमें px के शून्यकों की संख्या बताइए, तीसरा का px के शून्यकों की संख्या, तब px के शून्यकों की संख्या इसमें कितना है, देखिए कई जगह टच किया, टच भी देखना है आपको, ठीक है, खाली मैंने टच होना चाहिए, एक अक्ष पर टच होना चाहिए, प्रतिच्छेद या टच का मतलब वही हुआ, ठीक है। तो देखिए ये कई जगह एक अक्ष को टच किया है, एक यहाँ टच किया है, एक यहाँ टच किया है और एक यहाँ टच किया है, तब px के शून्यों की संख्या इसमें कितना होगा 3 है। आप लोग बना सकते हैं अपने से, ऐसे रहेगा तो कई जगह हो गया 1 2 3 4 लिख सकते हैं ना। चलिए इतना बनाइए और फिर देखिए प्रश्नावली सबको किसके पास किताब है, तो किताब जिसके पास भी है और जिसके पास नहीं है वो स्कूल में जाएंगे आज तो दूसरे के किताब से कर लीजिएगा। और होमवर्क लिख देते हैं, होमवर्क कितना है 2.1। चलिए ये पहले बना लीजिए, हाँ ठीक, तो इसको बना लेना है और वीडियो तो इतना ही पूरा हो गया था।